ने क्या लिखा था उसके बारे में वो देख लीजिए प्लीज। जल्दी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक बार बात कर लेंगे। कल जो बात हुआ था कॉकरोच में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स बनाएंगी, वो स्पर्म्स फिर वैज डिफरेंस से आगे कैरी किए जाएंगे और उन स्पर्म्स को फिर पैक किया जाएगा इनटू बंडल्स कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर का बाहर का लेयर बनाने के लिए कॉकरोच के पास फैलिक ग्लैंड्स है जिन्हें हम कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड्स भी कहते हैं और मशरूम ग्लैंड्स है जिनको हम यूट्रिकुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं। आई होप यू हैव रिटन दैट। मशरूम ग्लैंड जो है या जिसको हम यूट्रिकुलर ग्लैंड कहते हैं, डायग्राम में तो वो नाम दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि द स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड लार्ज ट्यूब्यूल्स टुगेदर दे फॉर्म द मशरूम ग्लैंड और टुगेदर दे फॉर्म द यूट्रिकुलर ग्लैंड। स्पर्मेटोफोर ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अनगिनत बड़ी बड़ी मात्रा में स्पर्म्स डिपॉजिट किए गए। ऐसे बहुत सारे स्पर्मेटोफोर्स बनते हैं, डोंट वरी, सिर्फ एक नहीं बनता, अनगिनत बनते हैं। ओके, और मेल और फीमेल कॉकरोच का जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो मेल जो है वो अपना सूडोपेनिस, मेल जो है वो अपना फैलोमियर, इनको यूज करके इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू वो स्पर्म्स और स्पर्मेटोफोर जो है वो फीमेल के बॉडी में डिपॉजिट कर देता है। अभी किसी ने तो भी जो सार्थकी में जो सवाल पूछा था फैलोमियर्स का काम क्या है, फैलोमियर्स एक्ट एज जेनिटल्स, फैलोमियर्स एक्ट एज जेनिटालिया, इट विल एक्ट एज अ चैनल along with the ejaculatory duct to release, to ejaculate the sperms from the body of the male into the body of the female. Okay, it acts as a channel to forward to release the sperms. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच की बात कर रहे हैं। आज हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है। अभी आपको पता है नेचुरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट विल नेचुरली कंटेन अ पेयर ऑफ ओवरीज। अभी ये कैसे दिखते हैं? लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज, वी आर हैविंग, इट शोज व्हाट इज द करंट गोनेपोफाइसिस अलग चीज है, किसने तो भी सवाल पूछा है। फैलोमियर और गोनेपोफाइसिस अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो एकदम नियर टू नियर है, एकदम एक दूसरे के आसपास है। एनीवे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ देखिए, इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ ओवरीज। आप अगर आपको आपके स्क्रीन पे अगर वो फोटो दिख रहा है जो मैंने अभी अपलोड किया है, उस पे देखिए ओवरीज कैसे दिख रही है। दे आर लुकिंग लाइक अ बंच ऑफ बनानास। हम जब केला खरीदने जाते हैं मार्केट में तो वो बनानास कैसे रखे हुए रहते हैं, वैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ही। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक ओवरी हो गई, दिस इज वन ओवरी, और इस एक ओवरी में
इस एक ओवरी में 1 2 3 4 ऐसे टोटल 8 कंपार्टमेंट्स हैं। आप गिन सकते हो, वहां भी आपको अगर आपके स्क्रीन पे गिनना होगा तो आप गिन सकते हैं। ये पूरी एक ओवरी है और उस एक ओवरी में 8 कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं ओवेरियोल्स। तो कल अगर किसी ने सवाल पूछा फीमेल कॉकरोच में टोटल नंबर ऑफ ओवरीज कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ ओवरीज 2 है, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। अभी जैसा मैं आपको राइट ओवरी दिखा रहा हूं, यहाँ पे हम वैसा लेफ्ट ओवरी ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ ओवरीज 2 ही है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि एक ओवरी में टोटल ओवेरियोल्स कितने हैं, तो हमारा आंसर रहेगा 8। या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ ओवेरियोल्स कितने हैं, तो इधर के 8 और इधर के 8 यानी टोटल 16 ओवेरियोल्स हो जाएंगे। ओके, ये एक बात हो गई। उन्हें ओवेरियोल्स कहते हैं। टेक्स्ट बुक में वैसा दिया हुआ नहीं है डायग्राम भी, ओवेरियोल्स ये वर्ड यूज नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको। दूसरी बात, ओवेरियोल्स में या ओवरी का काम क्या है? टेस्टिस का काम है स्पर्म्स बनाना, वैसा ओवरी का काम है ओवा बनाना या एग्स बनाना। तो हम जब कह रहे हैं कि ये ओवरी एग्स बनाने वाली है, इसका मतलब एग्स जो फॉर्म होते हैं वो एक्चुअली इन ओवेरियोल्स के अंदर फॉर्म होते हैं। ये देखिए, ये ऐसे दिख रहा है आपको? ओके, इस प्रकार से। और आप देखिए, मैंने जब एग्स ड्रॉ किए हैं तो इनका साइज बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली जब एग बनता है वो एकदम छोटा बनता है। ओवा जो बनता है इनिशियली वो एकदम छोटा बनता है। वो जैसे जैसे मैच्योर होते जाता है वैसे वैसे उसका साइज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वो नीचे आ जाता है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, ये चैनल जो है यहां से अभी एग आ गया। इस चैनल को कहते हैं ओविडक्ट। आई होप डायग्राम में आपको ओविडक्ट दिख रहा है। ओविडक्ट कितने हैं? इधर एक ओविडक्ट है, इधर एक ओविडक्ट है, 2 है, इवन नंबर, सिमेट्रिक। उसके बाद ये दोनों ओविडक्ट एक साथ आ जाते हैं एंड दे फॉर्म a common oviduct, which is sometimes also called as the common oviduct is also called as the vagina. ओके, अभी यहां पे और 2-3 बातें। एवरी टाइम यहां से भी एग्स आएंगे, यहां से भी एग्स आएंगे। एवरी टाइम द एग इज पासिंग आउट, एक इंपॉर्टेंट पाउच की तरफ ध्यान दीजिए। अभी बीच में एक जगह पे एक पाउच रखा गया है। दिस पाउच इज कॉल्ड एज स्पर्मेथिका। नाम देख लीजिए कहां पे है वो। आई होप यू आर एबल टू सी स्पर्मेथिका इन द डायग्राम। अभी ये फीमेल की बात चल रही है। फीमेल के बॉडी में स्पर्म नाम की चीज कैसे आ गई? फीमेल थोड़ी स्पर्म बनाने वाली। तो आपको समझ में आना चाहिए कि फीमेल और मेल का जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो मेल कॉकरोच जो हजारों और लाखों की संख्या में स्पर्म्स रिलीज करने वाला है, फीमेल ये सभी स्पर्म्स ले लेगी और उसको स्टोर करेगी वो स्पर्मेथिका में। तो स्पर्मेथिका के अंदर वो दूसरे मेल से लिए हुए स्पर्म स्टोर्ड है।
Every time what will happen? Every time an egg is passing through this common oviduct, फीमेल क्या करेगी? फीमेल क्या करेगी कि every time that egg is passing, वो स्पर्मेटिका में से वो एक एग स्पर्म उस स्पर्मेटिका से वो एक स्पर्म रिलीज करेगी जो उसने मेल से ली थी, और ये स्पर्म इस एग को क्या कर देगा? फर्टिलाइज कर देगा, और फर्टिलाइज होने के बाद ये एग जो है ये नीचे आएगा। तो अभी ये जो एग स्पर्मेटिका को क्रॉस करके जो एग नीचे आ गया है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। ध्यान में रखिए प्लीज, इट इज फर्टिलाइज्ड एग। आर यू गेटिंग दिस? ओके। और एक बात है, फीमेल का मेल के साथ कॉप्युलेशन हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, मेल ने हजारों लाखों की तादाद में स्पर्म्स रिलीज कर दिए बंडल्स में, व्हाट आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर्स। वो सभी स्पर्म्स और स्पर्मेटोफोर्स फीमेल ने अपने पास स्टोर कर लिए इन दिस पाउच कॉल्ड एज स्पर्मेटिका। सोम्या, yes and no. The fertilization of course occurs inside the body of the female. Yes. लेकिन हम एरिया डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पे, वजाइना नहीं होता है, कॉमन ओविडक्ट नहीं होता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे यहाँ पे। आपका बराबर है, लेकिन हमें वो एरिया डिफाइन नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना ही पता रहना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन जो होता है एग्स का, वो फीमेल के बॉडी में होता है। समझ गया? ओके, गुड ऑब्जर्वेशन, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एनीवे, इसमें आगे जाके और एक बात ऐसी है कि अभी ये एग यहाँ पे अनफर्टिलाइज था, यहाँ बाहर आते आते ये जेनाइटल चेंबर है, जेनाइटल चेंबर में से बाहर आते आते ये एग अभी कैसा हो गया है? ये फर्टिलाइज्ड एग हो गया है। लेकिन फीमेल कॉकरोच जो है वो ऐसा एक एक अंडा नहीं देती है, मुर्गी नहीं है वो कॉकरोच है। वो क्या करती है? वो बहुत सारे एग्स को फर्टिलाइज करती है, और इन सभी फर्टिलाइज्ड एग्स का एक कॉमन ग्रुप, एक कॉमन बंडल बनाती है। जैसे आपको याद होगा, मेल भी क्या करता है? वो स्पर्म्स बनाता है, लेकिन एक स्पर्म रिलीज नहीं करता, वो स्पर्म्स का एक बंडल बनाता है। वैसे ये फीमेल भी क्या करती है? ये भी फर्टिलाइज्ड एग्स का एक बंडल बनाती है। उस बंडल को कहते हैं उस बंडल को कहते हैं ऊथिका। डायग्राम में नहीं है वो, डोंट वरी, लेकिन उस बंडल को कहते हैं ऊथिका। और उस ऊथिका के अंदर, ये ऊथिका कैसा दिखता है पता है? ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, मैंने देखा है क्योंकि ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। और ये कितना बड़ा होता है? आपका गेहूं या चावल का एक सिंगल ग्रेन, एक सिंगल दाना जितना बड़ा होता है। ओके, और जिस शेप का होता है लगभग उसी शेप का और उसी साइज का, लेकिन थोड़ा सा मोटा ऊथिका होता है। और एक ऊथिका में ये जो मटेरियल है, ये वैक्स मटेरियल है। वैक्स का आपको पता है, वैक्स वाटरप्रूफ रहता है, पानी से कुछ नहीं होता है। यानी कल जाकर अगर ये गलती से पानी में भी गिर गया तो ये ना पानी को अंदर आने देगा, ना ये पानी के अंदर डूब जाएगा, ये मस्त तैरेगा पानी पे। जैसा तेल तैरता है, वैक्स तैरता है पानी पे, वैसा ये वैक्स मटेरियल का बना हुआ है। और इस एक ऊथिका के अंदर, इनसाइड वन ऊथिका, eggs are stored. These fertilized eggs are stored inside the ऊथिका in 2 rows. दोन रांगांमध्ये, 2 लाइन्स में ये लगभग 14 to 16 eggs स्टोर किए जाते हैं। और फीमेल क्या करती है? फीमेल इस
जेनाइटल चेंबर में इस ऊतिका को पकड़ के रखती है। ओके, जैसा व्हेन यू वर डेवलपिंग, योर मदर वाज होल्डिंग यू इनसाइड हर बॉडी फॉर 9 months। ओके, जस्ट एज अ पैरेलल एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे ये फीमेल जो है ये इस ऊतिका को, और इस ऊतिका में प्रेजेंट लगभग 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स को ये उस जेनाइटल चेंबर में होल्ड करके रखती है, लेकिन परमानेंटली नहीं। जब तक उस एग्स में से बच्चे नहीं बाहर आएंगे तब तक मैं इसको संभाल के रखूंगी, ऐसा नहीं है। वो इसको संभाल के रखती है unless and until she finds some safe place to drop and deposit that ऊतिका। जनरली ये कहाँ पे रखे जाते हैं? ये डार्क और डैम्प एरियाज में ड्रॉप किए जाते हैं। डार्क और डैम्प कैसा? जैसा आप देखिए कॉकरोच के कॉलोनीज कहाँ पे मिलते हैं? आजकल तो घर बहुत साफ हो गए हैं, कॉकरोच भी अभी बहुत ज्यादा नहीं मिलते। मैं जब आपकी उम्र का था या उससे भी पहले तो कॉकरोचेस बहुत बड़ी मात्रा में मिलते थे, शहरों में भी, घरों में बहुत बड़े, और हमारा ध्यान नहीं रहता था वो कहाँ पे छुपे हुए। वो हमारा किचन का जो सिंक रहता है, किचन का जो बेसिन रहता है, उसके नीचे उनका कॉलोनी छुपा हुआ रहता है, कहीं तो भी क्रैक्स के डिवाइसेस में, या बाथरूम के आसपास। बाथरूम में हमने टाइल्स वगैरह लगाए हुए रहते हैं बाथरूम में। ओके, कहीं किसी टाइल में थोड़ा सा क्रैक अगर आ गया, या वो जहाँ फिट किया गया है, फिट करते टाइम अगर फिटिंग मटेरियल जो है उसमें थोड़ा सा अगर एम्प्टीनेस रह गया, तो ये उसके अंदर बराबर कॉलोनीज बनाते हैं। और आप एरिया देखिए, एक मैंने आपको बताया किचन का सिंक या किचन का बेसिन, दूसरा मैंने आपको बताया बाथरूम। ये दोनों एरियाज ऐसे जहाँ पे पानी नजदीक रहता है, पानी की वजह से वो एरियाज हमेशा ठंडे रहते हैं। उन एरियाज के एटमॉस्फेयर में, उन एरियाज में हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, डार्कनेस बना रहता है। बाथरूम में देखिए, बाथरूम हम जब यूज करते हैं सिर्फ तभी लाइट ऑन रखते हैं, बाकी तो बंद ही रहता है लाइट वहां पर। दे प्रेफर डार्कनेस, दे प्रेफर मॉइस्टनेस। ऐसा एरिया एक बार फीमेल को मिल गया कि वो क्या करेगी, इस ऊतिका को वहां पे ड्रॉप कर देगी। समझ गया? ओके, इसमें एक लास्ट बात बतानी है मुझको अभी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, रीजन हमने अब तक जो डायग्राम में, लेकिन हमने अब तक बात नहीं किया उसके बारे में। आप आपके स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, these are called as the collateral glands. So I have again uploaded the image of female reproductive system and very quickly, हमारा इस पर बात हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन very quickly क्योंकि उस दिन वो बीच में ही रुक गया था, और प्लस अभी बीच में 2-3 दिन का गैप पड़ गया है, जिसमें मुझे नहीं लगता आपने कुछ घर पे किया होगा अदर देन ईटिंग, वाचिंग मूवी एंड स्लीपिंग। तो जस्ट जल्दी से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। आई होप आपको आपके स्क्रीन पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्लाइड दिख रहा है, और उसमें व्हाट वी कैन सी इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। हर एक ओवरी में 8 ओवेरियोल है, 8, और ये 8 ओवेरियोल जो दिख रहे हैं हमको, हर एक ओवेरियोल में एग यानी ओवा बनता है। In each ovary there are 8 ovarioles, and in each ovariole n number of ova या eggs बनते हैं, और ये eggs जो है ये ओविडक्ट से फाइनली कॉमन ओविडक्ट में आते हैं। कॉमन ओविडक्ट को हम वजाइना भी कहते हैं। ये एग जब कॉमन ओविडक्ट में आ जाते हैं, यहां पे फीमेल ने मेल के साथ कॉप्युलेशन करने के बाद मेल कॉकरोच से जो उसे हजारों और लाखों की मात्रा में जो स्पर्म्स मिले थे, वो स्पर्म्स बंडल्स में पैक थे। उन बंडल्स को क्या कहते हैं, किसी को याद है क्या? कौन बता रहा है?
यस, स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं उसको, बराबर है। तो ये स्पर्म्स और स्पर्मेटोफोर्स जो इस स्पर्मेटिका में स्टोर किए गए हैं, एवरी टाइम द एग पासेस डाउन, फीमेल क्या करती है, स्पर्मेटिका में से स्पर्म निकालकर उस एग को फर्टिलाइज कर देती है और एग ही बनाती है। ये पता चुका मैं ऑलरेडी, हम रिवाइज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैंने आपको और एक खासियत बताई थी, वो खासियत ऐसी थी कि यहां से ये ऐसे इस प्रकार से निकल रहे हैं, कोलैटेरियल ग्लैंड्स। टेक्स्ट बुक में भी हमें दिखता है, आप में से काफी सारे लोगों ने आई होप टेक्स्ट बुक लिया हुआ है, और अगर टेक्स्ट बुक नहीं होगा पेज नंबर 115 पे, एनसीईआरटी का पेज नंबर 115 पे, मेरे पास पुराना बुक है, शायद आपका पेज नंबर आगे पीछे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 11 बायोलॉजी टेक्स्ट बुक, और अपने स्क्रीन पे भी हमें कोलैटेरियल ग्लैंड वो ऐसी ग्लैंड दिख रही है। ये ग्लैंड क्या करती है, ये एक फैटी एसिड मटेरियल रिलीज करता है, और ये फैटी एसिड यानी लिपिड मटेरियल जो है वो एक पाउच बनाता है, वो एक बॉक्स बनाता है, जिस बॉक्स को हम कहते हैं ऊथिका। क्या कहते हैं हम, ऊथिका। ये ऊथिका जो है, इस ऊथिका के अंदर लगभग 14 to 16 एग्स, ये स्टोर किए हुए रहते हैं। ओके, और फीमेल क्या करती है, फीमेल कॉकरोच जो है वो इस ऊथिका को अपने एब्डोमेन को अटैच रखती है, unless and until she finds some safe place, unless and until she finds some damp, moist, shady place, जहां उसको लगता है कि अरे यहाँ पे खतरा नहीं है, यहाँ पे मैं मेरे एग्स को सुरक्षित रख सकती हूँ, इन एग्स में से आगे जाके मेरे बच्चे जब निकलेंगे वो सुरक्षित रहेंगे और इमीडिएटली उनको वाटर और फूड अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा प्लेस सर्च करके, ऐसी जगह सर्च करके फिर ये फीमेल जो है ये उस ऊथिका को वहां पे क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है। आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, इसके अंदर जो एग्स है और वो एग्स के अंदर जो जाइगोट डेवलप हो रहा है, अल्टीमेटली द जाइगोट डेवलप्स कंप्लीटली, इट ब्रेक्स द एग्स, it breaks the ootheca and small cockroaches come out. ये जो छोटे छोटे कॉकरोचेस बाहर आते हैं इन्हें कहते हैं क्या कहते हैं इनको, they are called as the nymphs. यहां से अभी हमें डिटेल में बात करना है। दे आर कॉल्ड एज निम्फ्स। निम्फ्स की खासियत क्या है, निम्फ्स nymphs look like the parent cockroach. जो लोग कह रहे हैं कि वीडियो दिख नहीं रहा है, अपना स्क्रीन रिफ्रेश कीजिए प्लीज, वीडियो दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। शुभम ने पूछा है टिटिलेटर का क्या काम है, मैंने पहले ही बताया था, सूडोपेनिस होगा, टिटिलेटर होगा, फेलोमियर होगा, ये सभी मेल को कॉप्युलेशन में यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स में फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में हेल्प करते हैं। ओके, टिटिलेटर होगा, सूडोपेनिस होगा, फेलोमियर होगा, इन सब का काम मेल को फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में मदद करना है। ओके, लेट्स कम बैक। ये एग में से जो बच्चे बाहर निकले हैं हम उनको निम्स कहते हैं,
और मैंने पहला ही पॉइंट ये लिखा है निम्स के बारे में कि निम्स लुक लाइक द पैरेंट कॉकरोच। अभी आप बोलेंगे सर कॉकरोच का बच्चा है तो कॉकरोच जैसा ही दिखेगा, ये ऐसा सेपरेटली बताने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आप देखिए बटरफ्लाई का एग, उस एग में से जब बटरफ्लाई का बच्चा निकलता है वो बटरफ्लाई जैसा नहीं दिखता, वो लार्वा रहता है। हाउसफ्लाई लार्वा है, हनी बी एग में से जब निकलता है लार्वा निकलता है। मस्कीटो के एग में से जब बच्चा निकलता है तो वो मस्कीटो के जैसा नहीं दिखता, वो छोटा निम्फ जैसा दिखता है। फ्रॉग के अंडे में से जब बच्चा निकलता है तो वो एडल्ट फ्रॉग जैसा नहीं दिखता, वो टैडपोल दिखता है। इसलिए हमें यह स्पेसिफाई करना यहाँ जरूरी है कि कॉकरोच के अंडे में से जो कॉकरोच का बच्चा निकलता है वो दिखता है उसके पैरेंट की तरह ही। यानी आप बच्चे को देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि अच्छा ये कॉकरोच का बच्चा है। वैसा लार्वी देखकर आप बता नहीं सकते कि ये लार्वी आगे जाके बड़ा होकर हाउसफ्लाई बनने वाला है या हनी बी बनने वाला है या बटरफ्लाई बनने वाला है, वो अंदाजा नहीं आता हमको। इसको लेकिन देखकर इमीडिएटली समझ में आता है कि अरे ये तो कॉकरोच का बच्चा है। लेकिन निम्स के कुछ कैरेक्टर्स ये अलग होते हैं, जैसे as compared to its parent, nymph is very small in size, पहली बात। ओके, दूसरी बात पैरेंट जो होता है, एडल्ट पैरेंट जो होता है उसके स्किन का कलर डार्क होता है। डार्क यानी क्यों? क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर रहता है उनको, इसलिए देखिए जैसे जैसे सनलाइट का एक्सपोजर होगा वैसे वैसे स्किन का डार्कनेस बढ़ता है। ह्यूमन स्किन के बारे में भी ऐसा कहते हैं कि ऑल द बेबीज दैट आर born, the babies are actually light color and light pink color. All babies, it doesn't matter whether the baby belongs to white parents, brown parents or black parents, it doesn't matter. All the babies initially they almost look the same when it comes to skin color, लेकिन immediately पैदा होते से ही धीरे धीरे रंग बदलना शुरू हो जाता है डिपेंडिंग ऑन लाइट एक्सपोजर एंड द जीन्स दैट यू आर कैरिंग इनसाइड। इनका भी वैसे बच्चे जो है, क्योंकि देखिए ये जब पैदा हुए तो ये डार्क प्लेस में, डैम्प प्लेस में पैदा हुए, वहां तो लाइट पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इनिशियली फॉर फ्यू डेज एंड वीक्स ये निम्स जो रहते हैं इनका कलर लाइट रहता है। जैसे जैसे ये एडल्ट होंगे वैसे वैसे इनका बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे नेचुरल लाइट को ये एक्सपोज होंगे वैसे वैसे इनका स्किन का टेक्सचर, इनका स्किन का टोन और इनका स्किन का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। और एक बात, ये एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताने वाला हूं मैं अभी। बच्चे जो है कॉकरोच के बच्चे जो जिनको आप निम्फ कह रहे हैं, NYMPH निम्फ जो आप कह रहे हैं, इनमें एक चीज नहीं होती है, they don't have wings, they cannot fly. Okay, right on that में। और एक इंपॉर्टेंट बात है, चाहे वो मेल रहे या फीमेल रहे, चाहे वो मेल कॉकरोच रहे या फीमेल कॉकरोच रहे, जब तक वो बच्चा है, जब तक वो निम्फल स्टेज में है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनएक्टिव है। टेस्टिस होंगे लेकिन वो स्पर्म्स नहीं बना रहे, ओवा होंगे लेकिन उसके एग्स मैच्योर नहीं हो रहे। समझ गया आप? और इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करने वाला हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन इस पर सवाल पूछे गए इससे पहले। वो पॉइंट ऐसा है कि ये सभी कैरेक्टर्स, निम्फ के ये सभी कैरेक्टर्स जो है, द निम्फल कैरेक्टर्स आर मेंटेन्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने वाला हूं मैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये।
सभी छोटे बच्चे के कैरेक्टर जो उस निम्फ में दिख रहे हैं, ये सभी निम्फल कैरेक्टर्स, ये किसकी वजह से है? ये सभी कैरेक्टर्स उस निम्फ के अंदर ये हार्मोन बन रहा है उसकी वजह से। दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज जुवेनाइल हार्मोन। मुझे पता नहीं है आपने ये वर्ड कभी सुना है कि नहीं, जुवेनाइल, लेकिन शायद मैंने पिछली बार आपको एग्जांपल बताया होगा, मुझे फिर से दोहराना है। जुवेनाइल इज एनी इंडिविजुअल दैट हैज नॉट बिकम कंप्लीटली एडल्ट नाउ। वो बड़ा तो हो रहा है लेकिन एडल्ट नहीं बना तक, ऐसे इंडिविजुअल को जुवेनाइल कहते हैं। समझ रहे हैं आप? सपोज कोई क्राइम हो गया, चोरी डकैती खून वोट, कोई क्राइम हो गया और वो क्रिमिनल अगर हमने पकड़ा और अगर हमें ऐसा पता चला कि जो क्रिमिनल है वो बिलो 18 इयर्स का है, तो उसको रेगुलर जेल में नहीं डाला जाता। उनके लिए यानी जो 18 प्लस यानी एडल्ट्स है, जो एडल्ट्स नहीं है, ऐसे लोगों के लिए या ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जुवेनाइल कोर्ट और जुवेनाइल प्रिजन्स होते हैं। जुवेनाइल का मतलब बता रहा हूं मैं, आप जुवेनाइल है क्योंकि आप अब तक 18 या 18 के आगे नहीं गए। ओके, निम्फ भी वैसा ही है, वो एडल्ट नहीं हुआ है, वो रोज ग्रो हो रहा है, वो रोज बड़ा हो रहा है, लेकिन अब तक एडल्ट नहीं बना है। वो एडल्ट कब कहेंगे आप? जब वो अपने मैक्सिमम साइज पे चला जाएगा, जब उसका कलर जो है, बाहर का कवर जो है वो पूरी तरह डार्क हो जाएगा, जब उसको विंग्स डेवलप हो जाएंगे, तब हम उसको एडल्ट कहेंगे। उसके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले भी था, अभी भी है, लेकिन जब उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाएगा तब हम कहेंगे कि वो अभी एडल्ट हो गया है। लेकिन जब तक ये चीजें, जब तक ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तब तक ये कॉकरोच का छोटा बच्चा है, ये निम्फ है, और ये निम्फल कैरेक्टर्स मेंटेन करने का काम कर रहा है जुवेनाइल हार्मोन। इस जुवेनाइल हार्मोन के बारे में हमको और एक चीज पता रहनी चाहिए, वो ये है कि दिस हार्मोन is secreted by, ये एक स्पेशल एरिया है, इस एरिया को कहते हैं कॉर्पोरा एलाटा। कहां पे है ये? इन द ब्रेन ऑफ द कॉकरोच। आई होप रिमेंबर, ब्रेन का मतलब सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है। ब्रेन का मतलब सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन में एक छोटा सा एरिया है जिसको कहते हैं कॉर्पोरा एलाटा। कॉर्पोरा एलाटा जुवेनाइल हार्मोन बना रहा है, और इस जुवेनाइल हार्मोन की वजह से ये सभी कैरेक्टर्स उस बच्चे के, उस निम्फ के, ये सभी कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं। इसमें का कुछ भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपको ये लिखना पड़ेगा। प्लीज राइट डाउन दिस इमीडिएटली। अंशुल देखिए, ये पार्ट कॉर्पोरा एलाटा जो पार्ट है वो सिर्फ जुवेनाइल हार्मोन बनाने का काम नहीं करता, उसको और 100 काम रहते हैं। तो जब ये निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो शायद जुवेनाइल हार्मोन बनना तो बंद हो जाएगा, लेकिन कॉर्पोरा एलाटा को और बाकी के काम रहते हैं, वो फंक्शनिंग शुरू कर देगा। हर्षल, आपका जो सवाल है उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा मुझे पता नहीं है। Okay, considering that every day cases are increasing and they are increasing massively, I don't know whether they will conduct the exam in September or not.
मैं आज किसी स्टूडेंट को मिला, एक्चुअली मैं नाम भूल गया, कौन था आज? अपेक्षा थी क्या? अनीशा थी, ओके। ओके, आई एम वेरी बैड विद नेम, सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अपेक्षा से बात हुआ था शायद मेरा, हाँ बराबर, अभी मुझे याद आया। आई माय थ्रू द मोबाइल, आई थिंक आई टॉक विद अपेक्षा एंड टुडे आई मेट अनीश। ओके, वेरी गुड। ये पूरा नहीं हुआ अब तक, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात करनी है हमको कॉकरोच के बारे में। ये लास्ट पार्ट अभी बात करना है हमको। ये जो ग्रोथ हो रहा है, 2-3 हफ्ते, लगभग 1 महीना लगेगा इसको। निम्फ टू एडल्ट में ये जो ग्रोथ हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, या फिर इसे कहते हैं it is sometimes also called as molting. This growth of the nymph into adult is sometimes also called as molting, या फिर it is sometimes also called as ecdysis, ECDYSIS. sometimes it is also called as, देखिए ये तीनों का मतलब एक ही, निम्फ यानी बच्चा एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये एकदम एक दिन में नहीं हो रहा है, धीरे 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 मल्टीपल स्टेजेस में हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो प्रक्रिया है पूरी, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, या फिर हम उसे कहते हैं मोल्टिंग, या फिर हम उसे कहते हैं एक्डाइसिस। तुरंत लिख लीजिए, एक बार लिखिए और 4 बार पढ़िए, दिमाग में एकदम फिक्स बैठना चाहिए। एक बार लिखिए, 4 बार पढ़िए। ये नाम बार बार आते रहते हैं, क्योंकि वो कभी सवाल पूछेंगे तो वो सवाल में पूछेंगे निम्फ का मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, निम्फ का मोल्टिंग कैसे होता है, निम्फ का एक्डाइसिस कैसे होता है। हम गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक ही नाम दिया हुआ है मेटामॉर्फोसिस, ये बाकी के 2 टर्म्स दिए हुए नहीं है टेक्स्ट बुक में। चलिए, हो गया।
और एक इंफॉर्मेशन देखिए, conversion of nymph into adult cockroach निम्फ को एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए 13 अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। 13 अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर, यानी ये 13 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे 13 अलग अलग बॉडी में चेंजेस, 13 स्टेजेस में जब उसके बॉडी में चेंजेस होते हैं, बॉडी में 13 चेंजेस होते हैं, ये कहना गलत रहेगा। 13 अलग अलग स्टेजेस में जब कन्वर्जन होता है तब जाकर अंडे से निकला हुआ निम्फ फाइनली एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसको 13 स्टेजेस लगते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स 13 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रकार से 13 स्टेजेस में जब डेवलपमेंट होता है, 13 स्टेजेस में होने वाले डेवलपमेंट को पोरोमेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस यानी क्या, चेंज ऑफ फॉर्म। ये डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, आपने अभी 1 मिनट पहले लिखा था। तो क्योंकि ये चेंज जो है, क्योंकि ये मेटामॉर्फोसिस जो है ये 13 स्टेजेस में होता है, इस प्रकार के चेंज को कहते हैं पोरोमेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस। ओके, ये एक सिंगल टर्म है, पोरोमेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस। 13 स्टेजेस में हो रहा है, इसलिए इसको निम्फ टू एडल्ट हो रहा है, 13 स्टेजेस में हो रहा है, इसलिए इसको पोरोमेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस। ये एक सिंगल टर्म है, पोरोमेटाबॉलस ये एक सिंगल टर्म है, ध्यान में रखिए। एंड एक लास्ट पॉइंट लिखना है मुझको, आप जब पैदा हुए थे आप हार्डली 1 फीट के थे, हार्डली 1 फीट। आज आप ऐसे और ऐसे कितने बढ़ गए देखा क्या आपने? ये ग्रोथ क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट यू करंटली। योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन, जिस ग्रोथ हार्मोन की वजह से धीरे 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 साल दर साल, महीना दर महीना आपका ग्रोथ होते गया। तो जैसा आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपका ग्रोथ हुआ है, वैसे कॉकरोच के बॉडी में जो ग्रोथ हुआ है 13 स्टेजेस में ये ग्रोथ हुआ है उसका, क्योंकि वो 13 स्टेजेस में होता है, उसको कहते हैं पोरोमेटाबॉलस ग्रोथ, पोरोमेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस। और ये जो कन्वर्जन हुआ, ये ग्रोथ होते होते उसका जो कन्वर्जन हुआ, छोटे बच्चे से बड़े एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, निम्फ से एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो गया वो, उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उस हार्मोन को कहते हैं एक्डाइसोन। थोड़ी देर पहले आपने लिखा है मेटामॉर्फोसिस को एक्डाइसिस भी कहते हैं।
ये डेवलपमेंट को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इस डेवलपमेंट को एक्टाइसिस कहते हैं, और एक्टाइसिस जिस हार्मोन की वजह से हुआ है उस हार्मोन को एक्टाइसोन। एक्टाइसोन कौन बना रहा है? थोड़ी देर पहले हमने जुवेनाइल हार्मोन देखा था, जुवेनाइल हार्मोन ब्रेन बना रहा है। कॉर्पोरा एलेटा नाम का रीजन है कॉकरोच के ब्रेन में, वो कॉर्पोरा एलेटा ऑफ ब्रेन जुवेनाइल हार्मोन बना रहा है। यहाँ हम अलग हार्मोन की बात कर रहे हैं, यहाँ एक्टाइसोन की बात कर रहे हैं। एक्टाइसोन इज मेड बाय ग्लैंड्स कॉल्ड एज प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। हम उनका लोकेशन भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। आपको अगर याद होगा कॉकरोच का बॉडी जो है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। मैंने आपको बताया था कि थोरैक्स जो है, थोरैक्स को भी आप 3 रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। तो हम यहाँ पे प्रोथोरैसिक ग्लैंड कह रहे हैं, यानी वो थोरैक्स का सबसे पहला पार्ट जो है हेड के नजदीक वहां पे सिचुएटेड ग्लैंड है, इसलिए उसको प्रोथोरैसिक ग्लैंड कहते हैं। मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। द कन्वर्जन ऑफ बच्चा निम्न इनटू बड़ा एडल्ट कॉकरोच ऑकर्स ड्यू टू द हार्मोन कॉल्ड एज एक्टाइसोन। एक्टाइसोन इज सीक्रेटेड बाय द प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स। ये कुछ भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, हम हमारे नोटबुक में लिखने वाले हैं। कॉकरोच आज खत्म हो चुका है, कल से हमें अर्थवर्म के बारे में बात करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड इवनिंग।